हेलो बच्चों, आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 5 लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, हिंदी में ऑक्सीकरण और उपचयन अभिक्रिया। इस पाठ का यही आखिरी टॉपिक बचा है जिसको आज हम पढ़ाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड साल्ट, क्षार लवण और अम्ल के बारे में हम पढ़ेंगे। जो दूसरा चैप्टर है अगले वीडियो में उसको हम शुरू करेंगे। इस वीडियो का आखिरी जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको आज हम पढ़ेंगे। मेरा नाम है सुधांशु पांडे, आप देख रहे हैं चैनल सुधांशु पांडे मैथ वाला। तो देखिए, चलो पढ़ते हैं इसको। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो होते हैं एक साथ होते हैं, दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, इसमें दो रिएक्शन इन विच those reaction in which substance gain oxygen and loss hydrogen called oxidation reaction। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसको हम हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीडेशन क्या है? दो रिएक्शन, वह अभिक्रिया जिसमें जो पदार्थ है अपना वो ऑक्सीजन को गेन करेगा और जो हाइड्रोजन है उसको लॉस करेगा, लूज करेगा। अगर हिंदी में बोले तो किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का नहीं, ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। हिंदी में लिखें तो किसी पदार्थ में या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन परमाणु का निकलना और ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। मतलब ऑक्सीकरण किसी पदार्थ में, कोई पदार्थ हमारे पास है जिसमें से हाइड्रोजन परमाणु निकल रहा है और ऑक्सीजन परमाणु जुड़ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। इंग्लिश में दो रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन एंड लॉस हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ में आ गया। अब इसके बाद हम रिडक्शन आपको बता देना, तब एक एग्जाम्पल लेंगे, उसी में हम दोनों को समझेंगे। क्योंकि ये दोनों जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, ऑक्सीकरण और उपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होते हैं। तो चलिए हम रिडक्शन रिएक्शन के बारे में समझते हैं। रिडक्शन रिएक्शन बस ठीक उसी का उल्टा है ये। जिसको हिंदी में कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। दो रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन and lose oxygen called reduction reaction। मतलब ठीक उसी का उल्टा है। इसमें क्या था? दो रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन एंड लॉस हाइड्रोजन। इसमें क्या है? दो रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन एंड लॉस ऑक्सीजन। उसमें क्या था? गेन ऑक्सीजन एंड लॉस हाइड्रोजन। ठीक इसी का उल्टा था। तो रिडक्शन रिएक्शन में हिंदी में से बोले तो किसी पदार्थ से
पदार्थ से किसका, इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना और उसमें क्या था, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना, हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक, मतलब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना और ऑक्सीजन परमाणु का निकलना अपचयन कहलाता है। और दो रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन एंड लूज ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। और इसका उल्टा था ऑक्सीकरण में, ऑक्सीडेशन में उसमें कह रहा था कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीजन का निकलना है, तो उसी का उल्टा है। अब एक एग्जांपल लेंगे, उसी में आप अच्छे से समझ जाएंगे। इसको समझ में आ गया, इसको मैं टाल देंगे। अब चलिए, इसको दोनों को हम एक कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, इनको कहते हैं द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब दोनों को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अपक्रिया, हिंदी में रिडॉक्स अपक्रिया। इन दोनों को, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, दोनों को मिलाकर हम रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, या हिंदी में रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब इन दोनों का एक कॉमन नेम है, वो है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें जो रेड है ये दर्शाता है रिडक्शन को, जिनको हम अपचयन कहते हैं। जो ऑक्स है OX, ये ऑक्सीडेशन को दिखाता है, जिसको हम ऑक्सीकरण, मतलब दोनों के नाम से मिलकर रिडॉक्स अभिक्रिया बनाना, इन दोनों का कॉमन नेम है रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया। अब जो एक उदाहरण लेते हैं, CuO कॉपर ऑक्साइड है, प्लस इसके साथ हाइड्रोजन के साथ हम इसका रिएक्शन कराएंगे, तो क्या निकलेगा, Cu प्लस H2O, सॉरी यहाँ पे प्लस H2O, मतलब कॉपर प्लस वाटर निकला। तो जो इसमें देखिए, जो अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन, जो कार्बन यहाँ पे देखिए, कॉपर के साथ क्या था, ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे कॉपर के साथ देखिए ऑक्सीजन निकल गया, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन में क्या होता था, ऑक्सीजन निकलता था और हाइड्रोजन जुड़ता था। अब ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीकरण में क्या होता था, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता था और हाइड्रोजन निकलता था, और रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता था, ऑक्सीजन निकलता था। बस इतना अंतर है। तो देखिए यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया, केवल कॉपर बचा, तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ, उपचयन हुआ। और देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन था, इसके साथ ऑक्सीजन नहीं था, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो इसका क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, जिसको इंग्लिश में, हिंदी में ऑक्सीकरण हो गया। मतलब ऑक्सीकरण में किसी परमाणु में किसी सब्सटेंस, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना, मैंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना और हाइड्रोजन परमाणु का निकलना पाया जाए, वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन था, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो गया। और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, इसके साथ रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ पे उपचयन हो गया। तो उपचयन और ऑक्सीडेशन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो क्या निकलेगा, Zn प्लस CO। तो यहाँ पे देखिए, जो जिंक था इसके साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया, हट गया कि नहीं हट गया, तो ये क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकलता था, हाइड्रोजन जुड़ता था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकला कि नहीं निकला, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन, हिंदी में उपचयन अभिक्रिया। और यहाँ पे देखिए कार्बन अकेला था, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, जब ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन,
जिसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण। तो यही ऑक्सीकरण और रिडक्शन उपचयन है। समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के जो इफेक्ट होते हैं, जो हमारे चारों तरफ प्रतिदिन दिखाई पड़ते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। क्या इफेक्ट होते हैं इनके, क्या प्रभाव होते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के हमारे चारों तरफ पड़ने वाले प्रभाव। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन and reduction reaction in reduction in everyday in life। मतलब जीवन में प्रतिदिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसके बारे में इसमें हम जानेंगे। हिंदी में लिखें इसको तो ऑक्सीकरण और उपचयन अभिक्रिया के हमारे चारों तरफ पड़ने वाले प्रभाव। प्रतिदिन जो हमारे चारों तरफ प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में हम इसमें जानेंगे, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से, ऑक्सीकरण और उपचयन से होते हैं। तो पहला होता है कोराइजन, जिनको हम कहते हैं संक्षारण। या फिर संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु या जल या और वायुमंडल के संपर्क में आती है, जब कोई मेटल है वो जल और वायुमंडल के संपर्क में आती है, तो नमी और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के कारण या धातु ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड कार्बोनेट बना लेती है, समझे, में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है, जिसमें इसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आप अगर कोई लोहा ऐसा बाहर छोड़ दीजिए, पड़ा रहेगा, कुछ दिन बाद जब उसमें ह्यूमिड एयर, मतलब हल्का पानी, तो ह्यूमिड एयर वो होता है जिसमें जो हवा जिसमें पानी की मात्रा पाई जाती है। तो ह्यूमिड एयर या फिर नमी, जो वही नमी के कारण वो ऑक्सीडेशन कर लेती है, ऑक्सीकरण कर लेती है, बस क्या बना लेती है, या धातु ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बना लेती है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना लेती है, जिसके कारण धीरे धीरे इसमें ये खत्म होता रहता है, इसमें धीरे धीरे नष्ट होता रहता है, ये हाइड्रो ऑक्साइड कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। ये जो कोई मेटल अगर मैंने मान लो छोड़ दिया बाहर, तो उसमें ऑक्सीजन के कारण और वाटर के कारण वो ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड बना लेता है, वो हाइड्रो ऑक्साइड कार्बोनेट आदि में परिवर्तित हो जाएगा, फिर ये धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, जंग लगता चलेगा, जिससे हम मूर्छा लग जाना और जंग लग जाना। सही भाषा जंग लग जाना, लेकिन मूर्छा लग जाना तो गांव में बोलते हैं। तो यही है संक्षारण। संक्षारण का डेफिनेशन तो आपके बुक में लिखा होगा, उसको लिख लीजिए, क्योंकि डेफिनेशन बहुत बड़ा है, इसमें आएगा नहीं। तो संक्षारण मैंने बता दिया। कोराइजन इज केमिकल प्रोसेस बाय विच मेटल गेट ईटन ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ सब्सटेंस अराउंड इट, सो ह्यूमिड एयर, एसिड एटसेट्रा, ह्यूमिड एयर, एसिड और एटसेट्रा से। जैसे इसका मैं उदाहरण एक दे रहा हूँ, आप समझिए। जैसे मान लीजिए 4Fe है, फेरम। फेरम लैटिन नेम है आयरन का। आयरन जो लोहा है उसका लैटिन नेम है फेरम, Fe। तो फेरम प्लस 3O2, ऑक्सीजन प्लस 2H2O, मतलब फेरम का ऑक्सीजन और पानी के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या निकलेगा, 2Fe 2O3.XH2, 2Fe
2O3.X H2O। अब जो इसको देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये किसका फार्मूला है? रस्ट का, धूल का फार्मूला है। ये धूल का फार्मूला है रस्ट का, 2FeO3.EXH2O, ये रस्ट का फार्मूला है, धूल जो होता है उसका फार्मूला है। इसको अगर हम साइंटिफिक भाषा में लिखें तो होगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, ऐसे इस रस्ट का फार्मूला है। ये क्या था? फेरम आयरन। और ये क्या था? ऑक्सीजन प्लस वाटर। जब मान लीजिए हम आयरन बाहर छोड़ दिए, पड़ा है बाहर, उसमें जब वो ऑक्सीजन प्लस वाटर के साथ रिएक्शन कराएगा तो क्या बना लेगा? रस्ट। और जब रस्ट बना लेगा तो धीरे धीरे आयरन आपका जो लोहा पड़ा होगा, जो धातु पड़ा होगा, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बस यही है जो कोराइजन संक्षारण, यही है। समझ में आ गया आपको संक्षारण? अब एक बचा है रेंसिडिटी, विकृत गंधिता जिसे कहते हैं, उसके बारे में समझते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है? मतलब द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल टू the aerial oxidation of fats and oil that the food having unpleasant taste and smell, making food for the unfit for the eating is called acidity। तेल अथवा वसा युक्त पदार्थ, मतलब तेल अथवा वसा युक्त खाद्य पदार्थ, वसा मतलब फैट, तेल अथवा वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध, स्वाद एवं गंध को बदल लेते हैं, यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। अब इसको समझिए आप। तेल अथवा वसा युक्त पदार्थ, कोई जो खाद्य पदार्थ है, खाने वाली चीज है जिसमें तेल अथवा वसा युक्त है, जिसमें फैट है या फिर तेल है अथवा वसा युक्त पदार्थ जब उपचयित होकर अपना स्वाद, आप उसको थोड़ी देर के, कुछ देर के लिए आप उसको रख देंगे, 2-3 दिनों के लिए मान लीजिए, तो उसमें आप क्या देखेंगे? उसके जो गंध में परिवर्तन, उसका स्वाद में परिवर्तन आ जाएगा, सड़ जाएगा। इसी को हम रेंसिडिटी, विकृत गंधिता कहते हैं। तेल अथवा वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदल लेते हैं, यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। समझ में आ गया? इंग्लिश में अगर इसको लिखना चाहेंगे तो कोराइजन इज अ केमिकल प्रोसेस बाय विच मेटल गेट, नो नॉट कोराइजन, सॉरी कोराइजन मैं बता रहा हूँ, ये तो संक्षारण है। Rancidity, the aerial oxidation of fats and oil to the product having unpleasant taste and smell and making food unfit for the eating is called rancidity। समझ में आएगा? मतलब तेल अथवा वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदल लेते हैं, या घटना को विकृत गंधिता कहलाती है। जैसे आप देखते होंगे जो नमकीन चिप्स आदि हैं, उनको अगर आप ज़्यादा दिन तक बाहर रखेंगे तो क्या देखेंगे? चिप्स तो 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा कि इसमें गंध मारने लगेगा, पर तथा इसका स्वाद बदल जाएगा, क्योंकि विकृत गंधिता हो जाएगा इसमें, मतलब ये सड़ने लगेगा। ये इसी के कारण होता है, रिडक्शन के कारण उपचयित हो जाता है। समझ में आ गया? इसको बचाने के लिए, अब विकृत गंधिता से बचाने के लिए क्या करते हैं? जो पैकेट आते हैं ना चिप्स के, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। उसमें का जो पैकेट में का पूरा गैस निकाल करके, ऑक्सीजन निकाल करके उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस जो होता है वो क्रिया नहीं करता है किसी से, तो इसलिए जो उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जो चिप्स आता है उसमें जो पन्नी फूली रहती है उसके अंदर पूरा चिप्स नहीं रहता है,
बच्चे जो ज़्यादा फूला रहता है उसी को लेकर खरीदना, उसमें ज़्यादा ही गैस रहता है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है जिससे वो सड़ने ना पाए, इसलिए। और या फिर उसको रेफ्रिजरेटर में रखा जाए, फिर या फिर कोई टाइट कंटेनर में रखा जाए, कंटेनर मतलब बर्तन जिसमें हवा प्रवेश ना किया कर सके, तो इससे हम रेसिडेंटी विकृत गंधिता से खाद्य पदार्थ को बचा सकते हैं। तो आज आपको समझ में आ गया होगा विकृत गंधिता तथा जो मैंने अभी आपको बताया कोराइजन एंड